आप सभी को रेमो का नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है इनसाइड इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, जो राइट एंगल आइसोसेलेस दिख नहीं रहा है, बट अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी आपका बी सी के बराबर होना चाहिए। नहीं दिया है तो हम मान लेंगे। इवन इन्होंने स्क्वायर को स्क्वायर की तरह नहीं दिखाया है, रेक्टेंगल लग रहा है बट वो भी स्क्वायर है। तो आप क्या कर रहा है कि देखिए पी क्यू एस जो पॉइंट्स हैं वो ए बी बी सी ए सी पे हैं। तो देखो एक ए बी पे है, एक बी सी पे है और एक आपका सिंपली ए सी पे है, पी क्यू एस। और कह रहा है बी क्यू की वैल्यू आपको 8 दी है तो ये 8 है। पी बी की वैल्यू आपको 4 दी है तो मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ। पी आर जो आपका है कह रहा है कि ये जो पी आर लाइन है ना, ये पी आर लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल आउटसाइड द स्क्वायर। तो अगर हम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है क्या कि जो ये स्क्वायर का एरिया है ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। ये जो स्क्वायर का एरिया है ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, बाकी हमें पूरा एरिया बताना है कि पूरे ट्राइंगल के एरिया में स्क्वायर का एरिया माइनस करना है। आपको पता है हमें किसी तरह से स्क्वायर का साइड चाहिए ताकि स्क्वायर का एरिया निकले। हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया चाहिए। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो कम से कम एक परपेंडिकुलर साइड मिल जाए तो एरिया निकल जाएगा, क्योंकि दूसरी उसके बराबर होगी। तो पूरी जहमत जो है अब इसी के अराउंड हमारी घूमेगी कि ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। देखिए पहली चीज़ तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखना, क्विक रिएक्शन के लिए, कभी भी आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल अगर मिलता है जिसमें आपकी एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हमेशा √5 आता है। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 4 और 8 दिया है, तो 1 की जगह 4 दिया है और 2 की जगह 8 दिया है। देखो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। स्केल फैक्टर अगर 4 है तो ये वैल्यू भी 4√5 हो जाएगी। आप कम से कम डायरेक्टली इसको लिख पाओगे कि ये 4√5 है। यहाँ क्या हो गया, ये 4√5 है। ठीक, तो स्क्वायर है ना तो सब 4√5 हो जाएगा, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि ये एंगल 45 डिग्री है, इवन ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो इसमें भी आपको कोई शंका या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ जहाँ पर आपका थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा कि ये वाला एंगल अगर मैं एज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए थीटा, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। आपको कि इतना जल्दी कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपके पास दो लाइन्स हैं और उनके बीच का एंगल लेट से थीटा है, दो लाइन्स के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर आप उनके दोनों की परपेंडिकुलर लाइन्स ले लो, जैसे इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ले लिया मैंने और इसका परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ लेट से ये लाइन, ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है आई हैव 2 लाइन्स और उन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल लेट से थीटा है। ठीक है, अब मैं दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर लाइन्स ले रहा हूँ। मैं इसी तरह से बनाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि मेरे पास ये देखो 2 लाइन्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब मैं इन दोनों की परपेंडिकुलर लाइन लेने जा रहा हूँ। एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, ठीक है, और एक लाइन मैं इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होता है, राइट। अगर आपको वेरीफाई करना तो कर लो, ये थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 180 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, राइट। तो इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि दो लाइन्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके दोनों के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए जाएं, जैसे इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गया, इनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जरा एक चीज़ मुझे ये बताओ, बहुत इत्मीनान से ध्यान से, मैं इस पॉइंट को पकड़ के ना यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया। तो एक चीज़ ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये ट्राइंगल जो मेरे सामने अभी ट्राइंगल बना हुआ है, इसको मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं देखता हूँ, तो आप एक चीज़ ज़रूर बता सकते हो कि देखो यहाँ पर जब मैंने ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉप किया, तो आप एक चीज़ कह सकते हो कि देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसका हाइपोटेनस कितना है, 4√5 है। इसका हाइपोटेनस क्या है, 4√5 है। और एक जो साइड है इसका हाइपोटेनस मेरा 4√5 है और एक एंगल क्या है, थीटा है, राइट। एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 डिग्री है। आपको मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिख नहीं रहे क्योंकि डायग्राम स्केल नहीं है, बट ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, आपने देखो ये साइड फिक्स कर दी 4√5, दो ट्राइंगल के बारे में सोचना कि ये 4√5 आपने फिक्स कर दी। उसके बाद आप कह रहे हो कि एक एंगल इसमें थीटा है, मैंने कहा चलो एक एंगल थीटा है, ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप कह रहे हो कि एंगल 90 भी है, तो अगर 90 है तो इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेंथ बराबर है, तो 90 डिग्री अगर ड्रॉ करोगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो एक एंगल आपका हाइपोटेनस बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हैं, एक्चुअली ऐसे कह सकते हो आप कि थीटा थीटा, ये कौन सा है, ये आपका डबल है
दो एंगल और एक साइड इंक्लूडिंग वाला बराबर हो गया। कैसे? देखो आपका ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। एक एंगल थीटा तो एक एंगल थीटा, तो तीनों एंगल बराबर हो गए, सिमिलर तो हो ही गया, और एक साइड भी बराबर हो गया। अगर तीन एंगल बराबर हैं और कोई भी एक साइड बराबर हो जाती है तो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो एंगल का इंक्लूडिंग साइड ही, दो एंगल बराबर है, तीसरा एक कोई भी साइड बराबर कर दो, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप क्या कहोगे कि देखो थीटा के अपोजिट यहाँ 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, और थीटा के यहाँ पर साथ में लगा हुआ ये 8 है तो ये भी आपका 8 होगा, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन क्विकली राइट दिस वैल्यूज। 8 हो गया। फिर आप करोगे ये 4 है और ये आपका अगर 45 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 4 बनेगा, ये आपका 4√2 बनेगा। पर उसकी हमें ज़रूरत कहाँ है? हमें क्या ज़रूरत है? हमें बस पता है ये 45 है और अगर ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना तो 4 और ये 4 हो जाएगा। अब देखो आपको ये साइड मिल गई, ये साइड चाहिए थी, अगर ये साइड मिली तो 4 + 4 + 8 कितना हो गया 16। अब मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया राइट एंगल वो भी जिसका साइड 16 है क्या होगा? हाफ इंटू 16 × 16, सैलाई से 128, यस, माइनस स्क्वायर का एरिया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, आप कहोगे 4√5 का होल स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे ये होता है आपका 80। डिफरेंस कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। कई लोग इस क्वेश्चन में बहुत टाइम बर्बाद करेंगे, पर आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट देख लिया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, सब कुछ फटाफट करके हमने साइड लिख दिया और कोई दिक्कत ही नहीं, फटाक से आंसर निकल आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ABC आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बताना है आपको कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको अभी यहाँ पर कुछ बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना, राइट, और ये आपके बहुत काम आएगा, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना। तो देखिए क्या है, ट्राइंगल के भीतर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, और मैंने कहा कि लेट से ABC अगर पॉइंट है, यहाँ A से अगर मैंने लाइन लिया और लेट से कोई भी पॉइंट मैंने लिया, कोई, इट कैन बी एनी पॉइंट, कोई इन सेंटर सर्कम सेंटर की ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्या कर रहा हूँ कि वर्टेक्स से उस पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ये A हुआ, और लेट से ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर O दिया हुआ है, O ही लिख लो, O हो गया, ये मैं कहूँगा D है, फिर मैं कहूँगा ये E है, और ये मैं कहूँगा F है। ठीक है, तो DEF हो गया। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक आपका थियरम होता है जिसको आप सीवियन थ्योरम बोलते हैं। तो सीवियन थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपने O कोई पॉइंट लिया सर्कल के भीतर, और अगर आपने उसको एक्सटेंड करके जो भी अपोजिट साइड में मिल रहा है उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर दिया, तो देखो वो कहता है कि AF अपॉन FB इंटू, तो AF गए अपॉन FB किया। अब देखो यहाँ B से शुरू करेंगे, तो इंटू B से D जाएंगे, BD अपॉन DC इंटू, फिर हम जाएंगे CE, जहाँ C पे एंड किया CE अपॉन EA। तो साइक्लिक फैशन में चलना है, रेशियो लिखते रहना है, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1 फॉर एनी ट्राइंगल। ठीक है, तो एक तो ये रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप कहीं नोटबुक में नोट करके रख लो। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में AF अपॉन FB, BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन CA इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहीं से एक रिलेशन और भी डिराइव होता है, राइट। अब वो मैं आता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ क्या डिराइव होता है। देखो लेट से आपने इस एंगल को बोला है थीटा, मैं सारे एंगल्स लिखता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो मैं सिंबल ऐसे लिखूँगा, लेट से मैंने अल्फ़ा लिखा है यहाँ पर, और यहाँ मैंने बीटा लिखा है, राइट, और यहाँ मैंने गामा लिखा है। 3 एंगल्स लिखा है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। आप चाहो तो एक्स वाई जेड लिख लो अपने रेफरेंस के लिए, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन हो। आई कैन राइट इट एक्स, ए वाले को एक्स बोल देते हैं, इस हाफ एंगल को एक्स, हाफ एंगल को वाई, इसको जेड। ठीक है, ये मैंने 3 एंगल्स बना दिए। अब देखिए मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा इत्मीनान से और अच्छे से, कि देखिए यहाँ पर कि हम अब क्या करना चाहते हैं, हम इसी रिलेशनशिप को कुछ एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एंगल के फॉर्म में, राइट। तो आपसे मैं कहूँगा कि अगर, और जो मैं अभी मैं रिलेशनशिप लिखूंगा, अब ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, लेकिन अब जो मैं रिलेशनशिप लिखने जा रहा हूँ, स्पेशली मैं किसके लिए लिखने जा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उसको समझ जाओगे तो आप जनरल ट्राइंगल में भी उस रिलेशनशिप को जहाँ नीड पड़ेगी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर इक्वल ट्राइंगल के केस में स्पेशली ये आसान हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नॉर्मली इस पे आते हैं इक्वल ट्राइंगल पे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो इक्वल ट्राइंगल में आपको पता है ये एंगल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 60 - x। अगर इक्विलेटरल नहीं होगा तो क्या लिखोगे, आपका हो गया एंगल A - x। आप जरा इस एंगल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये 60 - y हो जाएगा, यस, ये आपका क्या हो जाएगा 60 - z हो जाएगा।
ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की नीड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं जो कुछ लिखने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं अगर आपके सामने लिखूँ साइन एक्स, जो साइन रूल होता है, तो साइन एक्स अपॉन क्या आएगा आपका, बी डी आएगा। यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स अपॉन बी डी। ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे साइन एक्स अपॉन बी डी जो आपका है वो ये पूरा एंगल क्या है 60। साइन बी की जगह मैं लिखूंगा साइन 60, क्योंकि पूरा एंगल इक्विलेटरल में 60 होगा, डिवाइडेड बाई ए डी आएगा। ठीक, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि साइन 60 अपॉन ए डी, अगर मैं इस एंगल पे फोकस करता हूँ, पूरे एंगल पे 60 है, तो यहाँ भी सी एंगल 60 है, तो साइन 60 अपॉन ए डी, इसके अपोजिट अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस कर रहा हूँ ए डी सी में, तो साइन 60 अपॉन जो ए डी होगा यही किसके बराबर होगा, साइन 60 माइनस एक्स, साइन 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी सी। तो क्या अब इस बीच के स्टेप को हटा ही देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन एक्स अपॉन साइन 60 माइनस एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, यस, फॉर इक्वल ट्राइंगल। कि अगर मुझे बी डी अपॉन डी सी लिखना है, बी डी अपॉन डी सी लिखना है, तो मैंने क्या किया कि सिंपली देखा कि बी डी के सामने वाला एंगल यहाँ पर क्या था, एक्स था, तो वो एक्स हो गया, और दूसरा एंगल क्या था 60 माइनस एक्स था, तो ये हो गया। तो बी डी अपॉन डी सी लिखना है अगर मुझे इक्वल ट्राइंगल का केस हुआ तो बहुत आसान था लिखना। मैंने सिंपली कैसे लिखा देखो ध्यान से, बी डी अपॉन दिस, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू इसके सामने वाला साइन एक्स, इसके सामने वाला साइन 60 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर बी डी अपॉन डी सी मैंने लिख लिया है तो अब तो मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, इवन आपका ए एफ अपॉन एफ भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे ए एफ अपॉन एफ भी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, आप कहोगे इसके सामने जाएंगे तो ये साइन जेड, और बी एफ के सामने क्या है आपका साइन 60 माइनस जेड। तो कुल मिला के आपको रिलेशनशिप अब समझ में आ गई होगी कि अगर मैं उसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो कुल मिला के ऐसा बनेगा, साइन एक्स अपॉन साइन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई, ये इसको करेस्पॉन्ड करेगा एक्स वाला बी डी अपॉन डी सी, पर मैं एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, साइन वाई अपॉन साइन 60 माइनस वाई इंटू साइन जेड अपॉन, अगर समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, है ना, मैंने कैसे लिखा है जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो ये रिलेशन भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। क्लियर, जो सेकंड रिलेशन मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड रिलेशन तो डिराइव्ड रिलेशन है, आप आसानी से अगर लॉजिक समझ गए होंगे तो बहुत आसान है। साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स इनका रेशियो, साइन वाई साइन 60 माइनस वाई, राइट, इसका रेशियो, साइन जेड और साइन 60 माइनस जेड का रेशियो, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू यूज़। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एंगल किस फॉर्मेट में रखें ये भी ध्यान रखना कि अगर ये x है तो अगला एंगल छोड़ के y है, फिर अगला एंगल छोड़ के z है। दैट मीन्स अल्टरनेट वे में एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो x y z मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने क्या करना है, आपको सिंपली चेक करना है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, राइट। सो लेट्स, इस केस में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। वही क्वेश्चन है, इक्वल ट्राइंगल की बात कर रहा है और आपसे पूछा क्या है अल्फा। कुछ क्वेश्चन में देखिए थीटा भी आपसे पूछ सकता है, बोथ आर पॉसिबल। तो हम अगर अल्फा निकाल सकते हैं तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट, इस केस में तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कहोगे कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर मैं लिखने जाऊँगा तो वही पॉसिबिलिटी, देखो अल्फ़ा एक छोड़ के 2 अल्फ़ा, एक छोड़ के 3 अल्फ़ा, दैट्स इट। तो आप कहोगे साइन अल्फ़ा होगा अपॉन साइन 60 माइनस अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, इंटू साइन 2 अल्फ़ा अपॉन साइन 60 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू साइन 3 अल्फ़ा अपॉन साइन 60 माइनस 3 अल्फ़ा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है, तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं कौन सा ऑप्शन आप चेक करना ज़्यादा पसंद करोगे। डेफिनेटली 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री में नीचे यहाँ 45 डिग्री बनेगा, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, तो ईजी है इसको चेक करना क्योंकि नोन वैल्यूज़ है। लेट्स सी कि मैच कर रहा है कि नहीं। आप कहोगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपने 15 डिग्री रखी तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होगा आपका, साइन 15। तो आप कहोगे ये हो गया साइन 15 डिवाइडेड बाई साइन 45, लिख रहा हूँ सारा कुछ, इंटू, देखो साइन 2 अल्फ़ा क्या बनेगा, साइन 30, और यहाँ 60 माइनस 2 अल्फ़ा भी 30 बनाएगा, तो 1 ही है, तो इंटू 1 इंटू साइन 3 अल्फ़ा आपका हो गया साइन 45, यहाँ लिख दिया
डिवाइडेड बाई साइन 60 माइनस 3 अल्फा हो गया आपका साइन 15। आप खुद देखो सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है कि नहीं, यस, ऑल वैल्यूज गॉट कैंसिल्ड, ये 1 के बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जैसे ही हमको मिल गया कि बी ऑप्शन करेक्ट है तो आपका आंसर तो आ ही गया है। कई बार ये थीटा एंगल पूछ लेते हैं तो वो भी निकाल सकते हो आप। थीटा एंगल देखो ये कैसे निकलेगा, आप कहोगे सिंपली मुझे ये एंगल चाहिए, तो अल्फ़ा अगर 15 डिग्री है तो ये एंगल क्या है, आप कहोगे ये एंगल है 45 डिग्रीज है, वेरी सिंपल। देन ये 3 अल्फ़ा कितना हो गया, ये भी 45 डिग्रीज हो गया। अब ये 45 है तो ये थीटा क्या होगा 90, क्योंकि 45 दो एंगल है, थर्ड एंगल 90 ही हो सकता है ना फिर। तो अगर थीटा भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में तो यू विल गेट द आंसर टू बी 90 डिग्री, ये दो ही वैल्यूज पूछता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये, इनकी अप्रोचेस एक बार जान के रखोगे तो एग्जाम में आएगा तो तुरंत हो जाएगा, राइट। तो बहुत पेन मत लेना दिमाग में, मैंने समझा भी दिया कि ये कैसे आया। तो आपका जो थ्योरी डिस्कशन था शीवियन थ्योरम को लेके वो भी हो गया, एक और डिराइव्ड रिजल्ट है वो भी आपके सामने लिख दिया कि इसका इस्तेमाल डायरेक्ट एग्जाम में हो सकता है, ठीक है, अगर सवाल आया तो। मतलब ये आप तैयारी कर रहे हो कुछ कि ऐसे सवाल भी बनेंगे तो कर लेंगे, कुछ भी देंगे तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी आपका ए बी के परपेंडिकुलर है, सी डी आपका ए बी के परपेंडिकुलर है, ए एम और बी एन एंगल बाइसेक्टर हैं, ए एम और बी एन एंगल बाइसेक्टर। देखो एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल क्वेश्चन में हो ही रहा होगा। पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो पी क्यू की लेंथ आपकी ये है जो मुझे कैलकुलेट करना, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा आपको लेंथ। लेट मी ट्राई कि मैं डायग्राम को अगर बड़ा कर सकता हूँ तो करता हूँ आपके लिए, ठीक है। डायग्राम तो बड़ा हो गया, ठीक है, कुछ इतना बड़ा हो गया। अब ज़रा कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अब ज़रा देखो ध्यान से, तो जो इन सेंटर है वो ये पॉइंट आपका इन सेंटर हो गया, मुझे पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो ज़रा देखते हैं कि क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 7 दिया है आपको, ये आपको 9 दिया है और ये आपको दिया हुआ 8, राइट। तो देखो पहला काम आपके दिमाग में एक चीज़ कहीं ना कहीं आ रही होगी कि जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, राइट, पूरी परपेंडिकुलर लेंथ है, इसके बारे में ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मेरा ये पॉइंट ए से मैंने आई को ज्वाइन किया, हमेशा जब भी इन सेंटर होता है ना, ए को आई से ज्वाइन किया, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो आप खुद, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना हो सकता है। आप कहोगे एंगल बाइसेक्टर अगर हुआ तो मैं इस ट्राइंगल को अगर देखूँ बिना कुछ किए हुए, आप जरा दिमाग से देखो बस, अगर इसको देखो तो आप कहोगे कि अगर इस वैल्यू को लेट से मैंने कुछ भी मान लिया, के मान लिया है, इस लेंथ को, एडी की लेंथ को के मान लिया, ये आपका 8 माइनस के है, तो आप कहोगे कि अगर मुझे यहाँ पर लेट से मान लिया निकालना हो कि पी डी क्या होगा, तो आप कहोगे जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है वो इस ट्राइंगल के इस लाइन को किस में डिवाइड करेगा, आप कहोगे ये डिवाइड हो जाएगा के रेशियो वॉट एवर दिस ओवरऑल लेंथ विल बी 7, के रेशियो 7 साइड रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मुझे आप खुद देखो कि यहाँ से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डी, पी डी यहाँ से निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकल सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसी ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से देखें कि मैं इस इधर से देखूँ, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मेरा ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मैं यहाँ पर इसका रेशियो इससे निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास क्यू डी निकल आएगा। मुझे पी डी मालूम है, मुझे क्यू डी मालूम है, तो क्या मैं इनका डिफरेंस नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ अगर मुझे सी डी मालूम है। सी डी तो पता ही है, सी डी कैसे पता है भाई, के की वैल्यू निकाल लेंगे ना, के निकल आएगा तो सब कुछ निकल आएगा, राइट। तो लॉजिक क्वेश्चन का इतना मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, करते हैं, देखते हैं कैसे ये आंसर निकलेगा। आपसे एक छोटा सवाल है जरा इस क्वेश्चन में कि अब आपको पहला काम ये करना होगा कि लेट्स थिंक अबाउट दीज वैल्यूज। तो यहाँ पर आप कहोगे 9 है, यहाँ पर आपका 7 है और यहाँ पर आपका 8 है। 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये परपेंडिकुलर में पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर आप 5 रख के देखो और यहाँ आप सिंपली 3 रख के देखो, क्या ऐसा हो रहा है। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के बराबर है, नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ 5 रखो और यहाँ 3 रखो और सोचो, ठीक है, कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या आपका 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आपका 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के बराबर आ रहा है। दैट यू नीड टू चेक, क्लियर। आई एम जस्ट रैंडमली गेसिंग इट, आई डोंट नो, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ गैप 2 का दिया है, 2 का गैप, अगर दोनों में गैप्स बराबर होते हैं तो कभी स्क्वायर्स बराबर नहीं होते हैं, राइट। 7 और 9 का रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ कि इंटीजर फिट हो रहा है क्या, वरना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपसे कहा यहाँ 2 और यहाँ 6 ले लो, तो अगर आपने यहाँ 2 और यहाँ 7, 2 और 6 लिया तो 8 बना, ये 7 है तो आपका ये बना 49 माइनस 4 45 बना, ये आपका बन रहा है 81 माइनस 36, ये भी 45 बन गया, राइट। 45 ऐड करो, हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 2 है और ये वैल्यू आपकी 6 है।
ठीक है, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो नंबर्स को डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है सर, थोड़ा 2 स्टेप्स और आगे जाने पड़ेंगे आपको। कैसे जाना पड़ेगा बता देता हूँ। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है जो आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप x या 8 - x या k ऐसे मान लेना। फिर आप कहोगे कि 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, यही CD स्क्वायर होगा। और जो आपका 9 स्क्वायर है माइनस 8 - एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये भी CD स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो k की वैल्यू, x की वैल्यू। तो आप कहोगे अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है तो ये है 49 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका बनेगा 81 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, प्लस 16x। ये वैल्यू आ गई। एक्स स्क्वायर देखिए आपका कैंसिल होगा, ये आपका वैल्यू कितना दे रहा है डिफरेंस, दैट इज़ गिविंग मी 17। तो अगर मैं कहूँ 16x मेरे पास इधर है और ये डिफरेंस मेरे पास 17 आया है, सो अगर मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो ये बनाएगा 32, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आया मेरी वैल्यू नंबर क्रंचिंग, आप सॉल्व कर लो, कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 2 और 6 निकल आया। ये 2 और 6 निकल आया तो क्या मेरी CD की वैल्यू निकल आई, CD की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, 49 - 4 √45। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, √45 आ गई। तो CD की वैल्यू जैसे ही √45 आई, आई कैन क्विकली से दैट दिस नंबर जो √45 आपने लिखा है, इट इज़ 9 × 5, सो 3√5 हो गया। तो आई नो द लेंथ ऑफ CD नाउ। अगर मुझे CD की लेंथ अब मालूम है तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा एक चीज़ अब ये जान गया कि अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूँ, किस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल AD और C पे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि DP का जो रेशियो है वो अगर मैं लिखता हूँ PC से, तो DP का PC से रेशियो कितना आएगा, दैट विल बी सिंपली द साइड रेशियोज, 2:7। क्लियर, 2:7 हो गया, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। तो मैं कहूँगा ठीक है 2:7 हो गया, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टूड। अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि DP की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे DP की वैल्यू हो जाएगी 2/9 इंटू जो पूरा, क्योंकि पूरा जो CD है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 3√5। तो आई कैन से 2/9 इंटू 3√5, या आप ऐसे कर सकते हो 2/9 CD, सीधे ऐसे लिख सकते हो, बिना सिंप्लीफाई के लिखना है तो ऐसे लिख दो। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दूसरे ट्राइंगल्स लूँगा और वो ट्राइंगल मेरा क्या होगा, ट्राइंगल BDC होगा। BDC में मैं अगर जाता हूँ अगर, तो आई विल हैव दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आप कहोगे कि इनका अगर मैं रेशियो लिखता हूँ तो ये आपका 9 है, और ये रेशियो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6। 9:6 को आप 3:2 भी बोल सकते हैं। तो 3:2 हो गया आपका क्या, CQ का QD से रेशियो। सो यू कैन राइट CQ का रेशियो QD से जो है दैट इज़ 3:2। जैसे ही आपने ये लिख दिया तो मैं कहूँगा कि भाई QD की वैल्यू बता दो क्या है। तो QD की वैल्यू आप कहोगे यह है 2/5 इंटू CD, ये भी लिख गया। अब आप बताओ PQ लेंथ क्या है। PQ लेंथ कुछ भी नहीं है, QD में से PD घटा दो। QD में PD आपको माइनस करना है, तो आप कहोगे 2CD, तो दोनों में कॉमन हो गया, और आई विल गेट 1/9 माइनस 1/5। सो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस, जस्ट सी व्हाट आई एम गेटिंग, 2CD ब्रैकेट में आपको मिल रहा है सिंपली 45, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, सिंपली न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है, और एक्चुअली मैंने उल्टा माइनस किया है, ये 1/5 माइनस 1/9 आएगा यहाँ पर, तो टेंशन मत लेना उसके लिए। ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब CD की वैल्यू मैं उठा के रख रहा हूँ, CD हटा रहा हूँ, CD की वैल्यू डाल दे रहा हूँ। CD की वैल्यू आपकी कितनी है, 3√5। तो 3√5 अगर आप ध्यान से देखें, जो आपने यहाँ पर 3√5 लिखा है और ये 45 लिखा है, तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो कि ये 15 बचेगा यहाँ पर, राइट, दैट यू आर गेटिंग 15 हियर। अब जब यहाँ पर 15 बच रहा है तो देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन आया। तो कौन सा ऑप्शन अगर मुझे देखना है तो 8 तो न्यूमरेटर में आ गया, 4 2 ज़ा 8, और √5, और ये वैल्यू आप ध्यान से देखो क्या है, 3 इंटू √5 इंटू √5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8/3√5, विच इज़ ऑप्शन ए। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, बट आप अगर अल्टीमेटली देखो तो इस्तेमाल क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। कितनी बार, 2 बार यूज़ हुआ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, आंसर आ गया। ठीक, तो इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, बट ठीक है, इन मेंस लेवल Tier 2 क्वेश्चन दैट मच कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी देयर, और उतना आपको करना आना चाहिए, है ना, बिना पैनिक हुए। इस तरह की कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है आपको, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, होप आपको मजा आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है AB की वैल्यू आपकी 6 के बराबर है,
BC की वैल्यू आपका 7 के बराबर है और CA का वैल्यू आपका किसका है, 8 के बराबर है। O आपका ऑर्थो सेंटर है, तो OD बता दो। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर होते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन मैं बताता हूँ आपको ऑर्थो सेंटर का, वो ध्यान रखना आप, कि जैसे आपको लेट्स से कि मैंने कहा ये अल्टीट्यूड आपने ड्रॉप किया, यहाँ पर आपने ये अल्टीट्यूड ड्रॉप किया और यहाँ पर आपने ये अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, समथिंग लाइक दिस। ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन क्या देता है आपका ऑर्थो सेंटर, H यूजुअली बोलते हैं, यहाँ O लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो पॉइंट है H, यहाँ पर मैं लिखूंगा D, यहाँ लिखूंगा E और यहाँ लिखूंगा F। आप जरा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर ध्यान से देखो कि अगर आपसे OD की लेंथ पूछी जा रही है तो OD की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कहोगे दो चीज़ें अगर मुझे मालूम चल जाए किसी भी तरह से, जैसे हम मीडियन में जानते हैं कि वही 2:3 सेंट्रोइड डिवाइड करता है, ऑर्थो सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है अल्टीट्यूड को, ये हमें नहीं पता। अगर ये मालूम हो जाए तो हम AO रेशियो OD निकाल लेंगे पहले, ठीक। और अगर AO रेशियो OD निकल गया तो उसके बाद क्या होगा कि हमें AD की लेंथ चाहिए होगी। क्या AD की लेंथ निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए AD की लेंथ कैसे निकलेगी, आप इसको x लगा लेना, इसको 7 - x लगा देना, फिर AD की लेंथ को इक्वेट कर देना, पाइथागोरस x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ x, तो वहाँ कोई आपको चैलेंज नहीं आने वाला इतना, राइट। यू विल ईजिली गेट द आंसर। तो AD निकल जाएगा, हमें AO रेशियो OD निकालना, यही चैलेंज है। तो इस क्वेश्चन में देखो जो कॉन्सेप्ट है जो आप कहीं ना कहीं नोट करके रख लेना कि अगर आप AH रेशियो HD लिखते हो, A से शुरू होने वाला अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर पे किस रेशियो में डिवाइड होता है, तो ये वैल्यू आपकी होती है cos A अपॉन cos B cos C। सिमिलरली आप सब कुछ लिख सकते हो कि अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे भाई BH रेशियो HE चाहिए, ऑर्थो सेंटर इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे B से चला है अल्टीट्यूड, तो cos B ऊपर आएगा और cos C या cos A cos C नीचे आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। cos A cos B cos C, ठीक है, ये तीनों निकल जाएंगे कि नहीं आपका, यू कैन ईजिली गेट इट। साइड्स पता है, क्या करना है आपको, कोसाइन रूल लगा देना है, ठीक है। जैसे cos A यहाँ पर करना है तो B² + C² - A² अपॉन 2BC आ जाएगा, cos B cos C। कोसाइन रूल से आपको cos A cos B cos C निकल जाएंगे। तो जब कोसाइन रूल से आपके cos A cos B cos C निकल जाएंगे तो वही आपको यहाँ रखना है और आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, AH का HD से रेशियो, यानी इस केस में हम कहें तो AO का OD से रेशियो क्या है ये मिल जाएगा। AO का जब OD से रेशियो मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, बस ये x की वैल्यू निकालना है, उससे क्या निकल जाएगा, AD की लेंथ आ जाएगी। AD की लेंथ को उस रेशियो में बांट देना, बस खत्म। यहाँ से वो कुछ भी आ जाएगा ना, जो भी नंबर आएगा है ना, उस नंबर के रेशियो में आप, अगर रेशियो मालूम है तो पूरी लेंथ मालूम है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए होमवर्क है, प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, आंसर आप निकाल लेना कि क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस फिगर में, इस गिवन फिगर में G क्या है आपका, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसका होगा, ऑब्वियसली ट्राइंगल का होगा, ABC का। तो ABC का सेंट्रॉइड आपको G दिया हुआ है, BP आपको दिया हुआ है 6, दिस लेंथ इज गिवन टू बी 6। PC ये लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 9, ये भी लिख दिया मैंने। CQ की वैल्यू निकालनी है हमें, CQ यानी ये लेंथ, ठीक है। देखिए आप अगर CQ लेंथ निकालनी है तो किसी तरह से आपको चाहिए QP, है ना। QP लेंथ अगर मिल जाएगा तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो 9 मुझे पहले ही पता है और उसमें कुछ जोड़ देंगे QC की लेंथ आ जाएगी। तो दैट इज़ नॉट ए कन्फ्यूजन, मतलब आई कैन कैलकुलेट इट इफ़ आई जस्ट नो दिस लेंथ QP। अगर QP की लेंथ मुझे पता है तो इतना चैलेंज नहीं है, हम इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखिए अब ये है कि QP की लेंथ कहाँ से है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिसको हमें कहीं ना कहीं फॉलो करने की नीड है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस वैल्यू तक पहुँचे, राइट। तो देखिए पहली बात ये है कि A है, अब सेंट्रॉइड है तो भाई सेंट्रॉइड को किसी पॉइंट से मिलाओ, मीडियन ओडियन देखते हैं कैसा लगता है। ये मीडियन ड्रॉ की मैंने। आपसे अब एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि क्या ये रेड लाइन की लेंथ जो AM है हमें पता है, यस। राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है हाइपोटेनस पे
वो सर्कम रेडियस के बराबर होगी, हाइपोटेनस का हाफ होती है। और हाइपोटेनस यहाँ कितना है, 9 + 6 15, यानी आई नो दिस वैल्यू 7.5। अगर मुझे ये वैल्यू 7.5 मालूम है तो मतलब मुझे ए एम की लेंथ पता है। लेकिन आप कहोगे ए एम की लेंथ जान के करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, मैं कहूँगा बस जान लो, ईजिली एक दिखा दिया कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्शन करना पड़े तो ये नीड पड़ सकती है आपको। फिर मैंने कहा कि देखो ये 2:1 में बांटता है, ये भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि पूरा जो डिवीज़न होगा ये 2:1 में होगा। आप कहोगे कि हाँ ठीक है, इसमें भी हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो इस पॉइंट का फ़ायदा कहाँ उठाना है, फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आप कहोगे अब ये जो लेंथ हो गई आपकी वो कितनी हो गई, क्या ये लेंथ आपकी 7.5 हो गई, यस। क्या ये लेंथ जो PM है ये आपकी 1.5 हो गई, यस, राइट, क्लियर। या मैं कहूँ कि B से M तक P पूरा 7.5 हो गया तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडियन है तो ऐसा होगा ही हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला है कि CP की लेंथ क्या है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि BP का रेशियो CP से है तो क्या है, तो क्योंकि अगर ये रेशियो भी इन केस मुझे निकालना पड़ गया तो आई कैन से BP आपका मेरा 6 था, तो ये 6:9 तो मुझे पता ही था कि ये 2:3 था। कोई यहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न का स्कोप था नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं कहूँगा ठीक है। अब जरा देखना एक चीज़ कि मैं यहाँ से A से एक पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है भाई, QP नहीं निकला तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया और QP के पैरेलल में देखो एक लाइन खींच रहा हूँ, ऐसे कुछ इस तरह से। ये हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हाइपोटेनस पे मेरा परपेंडिकुलर हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये लेंथ है h, अगर मैं इसको h बोलता हूँ, अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस, तो ये h की लेंथ कैसे निकलेगी, दैट इज नाउ अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। तो आप कहोगे देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कहोगे इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना है। आप कहोगे कि ये लाइन जो QP की है ये इसके पैरेलल है, बिल्कुल है। तो QP लाइन अगर इसके पैरेलल है तो आप कहोगे कि क्या ये लेंथ मैं जानता हूँ, मैं कहूँगा नहीं जानता हूँ। मुझे पूरा लेंथ तो पता है कि 6 है यहाँ तक, ये लेंथ नहीं पता, तो मैं कहूँगा इस लेंथ को आप K बोल दो। तो मैंने इस लेंथ को क्या लिख दिया, K लिख दिया। अब जरा एक बात आप जरा ध्यान से देखो जो आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करनी है कि ये वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी 7.5 थी, क्योंकि ये पॉइंट आपका मीडियन था। ये आपकी वैल्यू आपकी 1.5 के बराबर थी। तो आपको क्या समझना है, अब जो ट्राइंगल मैं आपको दिखाऊंगा उस पर फोकस करना कि जो ट्राइंगल है आपका AM और ये पॉइंट है, इसको आप H बोल दो, तो AMH ट्राइंगल आपको ध्यान से देखना है। तो अगर आप AMH ट्राइंगल देखोगे तो आपका जो पॉइंट है ये G है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम था कुछ मेरे ख्याल से, इफ़ आई से इट वाज, पॉइंट अगर नहीं दिया है कोई बात नहीं, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट का भी एक नाम दे लो आप, कुछ भी QL बोल दो, ठीक है, QL बोल दो। तो ये जो लेंथ आपको देख रहे हो ना कि जो ट्राइंगल AMH है अभी, अब आपको क्या देखना है कि जो GL है आपका ये परपेंडिकुलर है, या आप कह लो GL आपका किसके पैरेलल है, GL इज पैरेलल टू AH। तो GL अगर AH के पैरेलल हो गया तो जो दो ट्राइंगल मैं आपको अब दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखना है आपको, GLM और आपका ट्राइंगल AHM, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। क्यों, देखो ना, बेस पैरेलल हो गए और एक एंगल कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बेस पैरेलल और कॉमन। अब इनके जो साइड रेशियोज हैं वो देखो ध्यान से, आप किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 1:3। अगर मैं ये देखूं ध्यान से कि mg का रेशियो ma से क्या है, mg का रेशियो ma से क्या है, तो आप कहोगे ये रेशियो आपका है 1:3। सेम फॉर्मेट यहाँ भी फॉलो होना चाहिए, इस साइड में भी ये साइड रेशियो भी। या आप कहोगे ये 1 है तो ये 2 है, दोनों ट्राइंगल के बीच वाला पोर्शन, तो यहाँ ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तभी ये 1:2 मेंटेन्ड होगा। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ml का रेशियो LH से तभी 1:2 मेंटेन होगा। तो ये 3 आ गया, तो BH की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई। क्लियर, जैसे ही ये 3 आया, अब आपको एक चीज़ पता लग गई कि नहीं, कि जो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ध्यान हो राइट एंगल ट्राइंगल में, कि ये जो हाइपोटेनस पे आप परपेंडिकुलर डालते हो उसका जो स्क्वायर होता है h², वो किसके बराबर हो जाएगा, BH × HC के बराबर हो जाएगा। और BH की वैल्यू 3 आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, बहुत ही सिंपल है, दिस इज सिंपली 9 + 3 12। H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। अब मैंने निकाल लिया कि H 6 आ गया,
H अगर 6 आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, पहले Cl निकालना है। तो H अगर 6 आया तो देखो अब सवाल है कि Cl कैसे निकलेगा। तो Cl भी बहुत आसान है। देखो Cl में भी मैं अब 2 ट्राइंगल आपको दिखाऊंगा। सिमिलरिटी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल आपको देखना है CQL और एक ट्राइंगल आपको देखना है सिंपल CA और H। ये दोनों ट्राइंगल क्यों सिमिलर हैं आपको पता है, बेस पैरेलल है, बेस पैरेलल है और एक एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरिटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन हो गई, ठीक, क्योंकि पैरेलल हो गया तो दूसरा एंगल भी अपने आप कॉमन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो रेशियो इनका है, देखो ध्यान से, CL का रेशियो, अगर मैं कहूँ CL का रेशियो पूरा जो CH से है वो क्या है। आप कहोगे CL की जो वैल्यू है वो है सिंपल, बहुत ही आसान है निकालना। टोटल कितना है, CL की वैल्यू 9 के बराबर है, तो CL मैंने 9 लिखा। व्हाट अबाउट CH, आप कहोगे दिस इज 9 + 3 12, ये 12 के बराबर है। क्लियर। सो 9:12 अगर आप निकालोगे तो आपको हो गए ये आपका 3 और 4 कितना, 3:4 आ गया। तो अगर ये 3:4 आ गया तो इवन जो बेसेस होंगे वो भी 3:4 में होंगे। तो अब आप कहोगे कि जो QL की वैल्यू है, QL की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/4 × 6, और 3/4 × 6 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल बी 9/2। ये वैल्यू आपकी 9/2 आ गई। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू हो गई 9/2, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें कहीं भी आपका 1 और 2 हो तो ये √5 आता है। यहाँ 1 और 2 नहीं है, पर ध्यान से देखना, अगर 9/2 से मल्टीप्लाई करो तो एक 9/2 है, और इसको 9/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 9 है, तो वही है 1:2 √5। तो आंसर में भी 9/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो गया C ऑप्शन। 1 2 √5 से ही निकला है, सबको 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइपोटेनस भी 9/2। मुझसे यही पूछा गया था QC की वैल्यू, तो QC की वैल्यू हो गई 9/2 √5। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। सिमिलैरिटी देख, तो सेंट्रोइड वाली लाइन यानी मीडियन का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। देन आपको सिमिलैरिटी 2 बार लगानी पड़ रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और परफेक्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू लर्न कि भाई कैसे हम इन सिमिलैरिटी को एग्जाम में भी रिलेट करेंगे। तो जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वेरी प्रॉपर्ली विदाउट मिसिंग इट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपका ABC, इसमें H आपका ऑर्थो सेंटर है और O आपका सर्कम सेंटर है। AH और AO का रेशियो प्रोवाइड किया गया है, वो 1.6 है कह रहा है। BAC का एंगल बताना है पूरा, और साइन 53 डिग्री कह रहा है कि 0.8 के बराबर है। ठीक है, देखो अगर लेट्स से एग्जाम में टाइम नहीं है तो कैसे आंसर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। एग्जाम में का समय कम है ना, तो आप कहोगे 53 डिग्री तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, और 53 डिग्री अगर नहीं दिया है और इसका अगर इस्तेमाल करना है क्योंकि कहा है एज्यूम, तो इसकी ज़रूरत होगी भाई। तो 53 नहीं है तो 53 का जो काउंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, 37 होता है, क्योंकि इन्हीं को मिला के 90 बनता है। यही फिर सही हो सकता है। लेट्स चेक कि ये सही है कि नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ोगे, देखो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओ जो पॉइंट है मेरा, इस ओ पॉइंट को यानी जब भी सर्कम सेंटर मेरे पास होता है और सर्कम सेंटर को मैं कॉर्नर से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक बेसिक ज्ञान है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, अगर ओ को हम ज्वाइन करेंगे, दिख नहीं रहे हैं आइसोसेलेस पर होंगे, ये प्रॉपर्टी है, पता है, दे आर ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये भी आइसोसेलेस होता है क्योंकि सर्कम रेडियस सर्कम रेडियस सर्कम रेडियस। तो दैट इज़ व्हाट वी कैन यूज़ कंस्ट्रक्शन करने में काम आएगा। तीसरा, एक आपको ये भी पता है कि जब भी हम बात करते हैं H यानी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर की, तो ये भी रिलेशनशिप आपको पता है कि नहीं, कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक, पता है कि नहीं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, और अगर हम लेते हैं आपका सर्कम सेंटर तो द रेशियो ऑफ डिवीजन इज गोइंग टू बी 2:1। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा इस सवाल में, कि कुछ बनाया ही नहीं इन्होंने। तो देखो पहला तो यही है कि इनको ज्वाइन कर लेते हैं, देखेंगे इनका इस्तेमाल कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा। एक देखो आप, और क्या है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको पता है कि अगर सेंट्रॉइड हम लेंगे तो वो 2:1 वाला गेम भी कहीं ना कहीं बनेगा। ठीक, अब आप कहोगे कि सेंट्रॉइड लिया है तो भाई लाइन को ज्वाइन करके मीडियन भी बना लेते हैं, तो ये लाइन भी ज्वाइन हो गई, मीडियन बन गया। मीडियन बनेगा तो ये आपस में बराबर होंगे। क्लियर। अब एक सवाल देखो यहाँ पर जो आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें हम आगे बढ़ेंगे अभी, कि ये दोनों मीडियन है तो बाइसेक्ट करेगा इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि दिस रेशियो इज़ 2:1, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये रेशियो आपका 2:1 ही होने वाला है।
दूसरा देखो ऑर्थो सेंटर वाली लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये यहाँ पर जाके परपेंडिकुलर बनाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है हमें, है ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक, ओ जो पॉइंट है आपको पता है कि ओ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो अगर ये मीडियन वाला पॉइंट है ना, मीडियन पॉइंट का पता है साइड है और यहाँ पर आपका ओ है जो सरकम सेंटर अगर ज्वाइन करोगे मीडियन से तो मीडियन पॉइंट से तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ओ एम, अगर इस एम पॉइंट को मिड पॉइंट बोलता हूँ बीसी का, दिख नहीं रहा है पर है मिड पॉइंट, है ना, क्योंकि मीडियन ड्रॉ किया मैंने, तो ओ एम जो है परपेंडिकुलर होगा, इसमें भी मुझे कोई शंका नहीं है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल, आई कैन ईजिली राइट इट। तो ये सब कंस्ट्रक्शन आप फटाफट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है कि मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कॉर्नर में ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मालूम है, राइट। तो दीज थिंग्स आर विच कैन बी ईजिली डन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको सटीक देखना है कि क्या आपका जो AH है क्या वो पैरेलल है आपका OM के। यस, क्यों, दोनों परपेंडिकुलर है भाई बेस पे, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दे आर पैरेलल। अब ये पैरेलल है तो इसको जरा थोड़ा बाहर निकाल के देखो कि पहचाना जाना पहचाना कुछ लग रहा है कि नहीं। आप कहोगे जाना पहचाना क्या, बहुत जाना पहचाना लग रहा है कि ये 2:1 है और ये साइड्स पैरेलल है, क्या ये सिमिलर होते हैं, क्या ये सिमिलर होते हैं। आप कहोगे यस दे आर 100% सिमिलर। अब एक बात और बताओ कि AH और AO का जो रिश्ता है वो आपको प्रोवाइड किया गया था कि कितना है आपका, वो आपको दिया गया था कि 1.6 के बराबर है। 1.6 को अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखोगे तो 8/5 आएगा। तो AH और AO का रिश्ता अगर मैं लिखता हूँ तो दिस इज़ 8 सो दिस इज़ 5, आई कैन राइट लाइक दिस। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि ये आपका 8/5 है ना, 16/5 होता है, तो दैट्स हाउ आई कैन ईजिली राइट इन दिस फैशन। AH और AO का रिलेशन मुझे पता चल गया। अब एक बात मुझे ये बताओ कि अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। साथ ही साथ यहाँ अगर 2:1 है तो स्केल फैक्टर मुझे पता है कि इसमें हाफ होगा, तो ये अगर 8 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। आप कहोगे OM की वैल्यू 4 हो गई। केवल सिमिलैरिटी है, डायग्राम में छुपा हुआ था ये चीज़, कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद सब कुछ दिखेगा आपको। OM की वैल्यू आपको 4 दिख गई आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये तो सर्कम रेडियस है, O से लेके A तक की दूरी, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5। आप इसको 8K 5K भी मान सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। ये 5 हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये अगर 4 है ये 5 है तो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 3 होगा। यस, तो क्या आपका BM भी आपका 3 हो गया। यस, मतलब आपको पूरा बेस जो निकालना था वो निकल गया, राइट। तो मुझे बेस मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है ना, अभी भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्या वैल्यूज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है, क्योंकि हमें निकालना तो BAC है। अभी तक हम BAC तक नहीं पहुंच पाए, हमें सामने वाला साइड मिल गया कि चलो 6 के बराबर है, देन व्हाट, अब क्या करें। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर बिल्कुल होगा। तो मैं कह रहा हूँ इस एंगल को अगर मैं कुछ भी एज्यूम करता हूँ, लेट्स से आई एम सेइंग दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो आई नो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट ये एंगल आप मत बोलना, देखो ये एंगल थीटा है तो एक्चुअल में ये एंगल आपका थीटा होगा। आई मस्ट से दिस एंगल इज थीटा, अगर मैंने इसको थीटा बोला है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। क्लियर, पर आप कहोगे इतने छोटे से एंगल मानने से काम तो नहीं चलना, राइट। हमें अगर BAC निकालना है तो आप एक छोटा सा पोर्शन दिखा के हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ समझ में आई कि साइड्स को इस्तेमाल करके हमने एक बेस वैल्यू तो ज़रूर निकाल ली। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि इस एंगल को हम कैसे निकालें, वो एंगल निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अभी चलो ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर तो दिख रहा है, बट अगर इस एंगल को मैंने थीटा मान भी लिया, लेट्स से मैंने कहा कि ये एंगल मेरा थीटा है, राइट। सो उस एंगल को थीटा निकालने के बाद भी आई एम नॉट गेनिंग मच बेनिफिट, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ खास दिख नहीं रहा होता हुआ, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके सामने खड़ा है वो यही है कि अब इसमें कैसे आगे बढ़ें, और एंगल BAC अगर निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस एंगल BAC, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या सोचना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक चीज़ देखिए समझ में आएगी कि ये वाला जो पूरा एंगल है, दिस ओवरऑल एंगल विच इज़ BOC, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस पूरे एंगल को लेट्स से बोलता हूँ 2 थीटा, फॉर एग्जाम्पल आई से इट इज़ 2 थीटा, या इस इफ़ आई से दिस एंगल इज थीटा, तो आपको ये पता है कि भाई अगर ये एंगल मेरा
लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, देन BOC विल बी 2 थीटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस ये सर्कम रेडियस है तो आइसोसलेस है, अगर ये आइसोसलेस है तो इसको जब मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो आई कैन इवन से दैट दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, तो ये दिमाग फिर आपको लगाना है कि इवन इफ दिस एंगल इज थीटा, इवन दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब मुझे थीटा ही तो कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से चुपचाप कहोगे कि भाई देखो कॉस थीटा जो मेरा है दैट इज इक्वल टू, सिंपली देखो कॉस थीटा कितना है आपका 4/5 है कि नहीं है, कॉस थीटा जो है आपका 4/5 है। यहाँ पर दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 53 डिग्री, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ये 0.8 इज व्हाट 4/5, तो ये साइन 53 डिग्री के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 - 37, 90 - 53 है ना, दैट विल बी इक्वल टू कॉस 37। यस, तो थीटा आपका कितना हो गया 37, जो मुझे निकालना था दैट इज इक्वल टू 37। क्लियर, तो ये ट्रैप में नहीं फंसना है आपको कि ये वाला एंगल लिख के और कंफ्यूज हो गए, आपको पूरा देखना है थीटा होगा तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, तो आई कैन फाइंड कॉस थीटा 4/5 बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस, और वो निकल गया, तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन 53 37, देखो वो तो हमने पहले ही लगा दिया था। ठीक है, यही सोच के कि 53 डिग्री का इस्तेमाल करना है तो आंसर ऐसे होगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जब करनी पड़ते हैं, अपनी तरफ से कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं जो नहीं दी होती हैं, वो भी बहुत ऑब्वियस होती हैं, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। H दिया था, O दिया था, HO को लाइन ज्वाइन करने वाली G डिवाइड करती है 2:1 में, दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यूज़ करना है, मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऑल कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड हियर, सब कुछ यूज़ हो गया, एक रिवीजन हो गया पूरा एक सवाल में। वेरी गुड क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिए इनकी। देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको ट्राइंगल ABC, जिसमें आपका AB जो है AC के बराबर है, ED जो है आपका दिस ED, तो आइसोसलेस ट्राइंगल हो गया, ED आपका AC के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, FD जो आपका दिया हुआ है वो इसके AB के पैरेलल है, ED आपको कितना दिया है 5.5, FD आपको दिया है 7.5। आप जरा ध्यान से देखो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, क्या बन गया पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं सर तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, रोम्बस तो बन नहीं सकता क्योंकि 5.5 और 7.5 क्या है, सेम नहीं है। तो अगर मेरा पैरेललोग्राम बन गया, तो पैरेललोग्राम बना तो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी 7.5 हो गया, ये 5.5 है तो ये 5.5 हो गया। देन व्हाट, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि जो ये पूरा ट्राइंगल है ये आपने बोला आइसोसलेस है, अगर ये आइसोसलेस ट्राइंगल है तो आइसोसलेस ट्राइंगल में क्या होगा कि ये अगर इसके बराबर है तो दिस एंगल थीटा एंड दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल। अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जो कि इसके पैरेलल है तो क्या ये एंगल थीटा रहेगा या नहीं रहेगा, यस, तो ये अभी भी आइसोसलेस रहेगा। अगर ये आइसोसलेस है, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, ये 7.5 है तो ये भी 7.5 होगा, मतलब इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा साइड तो निकल गया। हमें एरिया निकालना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू आपको दी है 10 सेंटीमीटर, BC आपको 10 मालूम है, तो BC मैंने यहाँ 10 लिख दिया, राइट। BC इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर बिना किसी समस्या के। और क्या करना है, और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आप कहोगे सिंपल सी बात है, ये सम किया मैंने तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। अगर मैं मिड पॉइंट लूँ, अगर ये मेरा 13 है, आप मुझे बताओ, और आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाफ होगा, 5 हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है तो ये 12 हो गया। एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू पूरा बेस कितना है 10 इंटू 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 60। कहाँ ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो 100% करेक्ट होगा ये ऑप्शन, राइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें AB आपको 890 दिया है, AC आपको 534 दिया हुआ है, D एक पॉइंट है यहाँ पर, और ये आपको BD दिया हुआ है, ये आपको CD दिया हुआ है, ठीक है। तो मीडियन तो बिल्कुल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, मीडियन होता तो दोनों बराबर होते, मीडियन नहीं है। अल्टीट्यूड के लिए फिर हमें पाइथागोरस के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर लगाएं, ठीक है। आप कहोगे उसका तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये अल्टीट्यूड होगा तो ये दोनों परपेंडिकुलर साइड बनेंगे, तो हाइपोटेनस छोटा कैसे हो जाएगा, तो इवन अल्टीट्यूड भी पॉसिबल नहीं है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कैसे वेरीफाई करते हो आप। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो आपका रेशियो है 890 का 534 से, सेम रेशियो होना चाहिए आपका 1370 का 834 से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट, 0 0 तो ऐसे कैंसिल होगा, 89 टाइम्स देखो कितना है, 6 टाइम्स जा रहा है क्या, यस, 90 टाइम्स 6 540 होता है, 540 माइनस 6 534, 137 टाइम्स 6 देखो जा रहा है क्या,
140 टाइम्स 6 कितना होता है 840, और 840 माइनस 6 करो आप जरा, क्या ये 6 टाइम्स जा रहा है, देखो ना ध्यान से, कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्लियर। तो ये 6 टाइम्स 834 पे नहीं जा रहा है, पर यहाँ वैल्यू क्या है 834 नहीं है 822 है, करेक्ट कर लीजिए इसको, 822 है, यहाँ वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 822 आप लिख के देखो जरा, 6 टाइम जा रहा है, यस, क्लियर। तो बराबर हो गए, तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया। इतना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था, वेरी इजी क्वेश्चन। बट हाँ, ये डिवीजन में लोग फंस जाते हैं कई बार, उनको डिवाइड करके रेशियो सेम देख ही नहीं पाते, तो ये जल्दी करना है आपको, टाइम नहीं लेना है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर आपको दिया हुआ है इसमें सी डी ए ई और बी एफ, मैं क्या कर रहा हूँ सी डी की बात कर रहा है, ये सी डी है आपका, फिर आपका एक लाइन है ए ई है, फिर आपका एक लाइन है वो कह रहा है बी एफ, और कह रहा है ये 1/3 है रेस्पेक्टिव साइड्स के, क्लियर। तो थोड़ी देर के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बी है तो मैं इस पूरे साइड को बी मानूंगा, ये सी है तो इसको सी मानूंगा, ये ए है तो इसका अपोजिट ए मानूंगा, तो मैं कहूँगा देखो ये a/3 है, देखो मैं कहूँगा ये b/3 है, देखो मैं कहूँगा c/3 है, जस्ट फॉर कोरिलेशन, ठीक है। मैं इसको क्विकली ऐसा बोलूँगा। अब और क्या क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा है जो an2 है और n1n2 है और n1d है, इनका रेशियो क्या है 3:1, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। ऐसे ही कह रहा है कि सिमिलरली बी और सी एफ के लिए है, तो यानी ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। फिर एक लाइन और बनेगी, कहाँ से बनेगी, सी से बनेगी, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 1 होगा, कुछ इस तरह से इन्होंने बोला हुआ है। आपको निकालना है कि n1 n2 n3 का एरिया क्या है, तो n1 n2 n3 का एरिया, और वो भी ऑप्शन में देखो ABC के टर्म में लिखा हुआ था। जरा n1 n2 n3 एरिया को मैं जरा प्लॉट कर देता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखो, ये मेरे को निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकालने के बजाय आप यही सोचोगे ना कि इस एरिया को मैं पूरे बाकी एरिया को अगर माइनस कर दूं तो काम बन जाएगा, ठीक है। ABC में बाकी एरियाज को माइनस करूं तो मेरा काम कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो अब देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि मैं फिर किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसानी से कर पाऊं, ताकि ये मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ज़रा एक बात मुझे ये बताओ कि लेट्स से कि मैं बात करता हूँ, इस बी पॉइंट को पकड़ता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर मैं सोचता हूँ, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल BAE है इसका एरिया 1/3 होगा ट्राइंगल ABC का। तुरंत बोलना यस, कैसे किया मैंने, आप मेरे को बताओ कि सेम वर्टेक्स से ये बेस है, एक बार बेस में AC ले रहा हूँ, एक बार उसी लाइन पे बेस में 1/3 ले रहा हूँ, तो अगर बेस मेरा 1/3 हो रहा है BAE के केस में, तो 1/3 बेस में पूरे ट्राइंगल का 1/3 एरिया भी होगा। तो बहुत सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ 1/3 ऑफ ABC। फिर आप कहोगे कि देखो इसमें एक काम और कर सकते हैं कि जब आपने ये बोल दिया कि ये 1/3 ऑफ ABC है, समझ में आ गया मेरे को, ठीक है, इसके बाद भी इसमें एरिया डिविजन्स पॉसिबल है। मैं कहूँगा कैसे एरिया डिवीजन, आप किस ट्राइंगल का एरिया अब निकालना चाहते हो, व्हाट ट्राइंगल एरिया यू वांट टू फाइंड आउट। तो आप कहोगे कि क्या आप मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो, मैं कहूँगा यस ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पूरा बेस आपने दिया मुझे, ये पूरा बेस जो आपने दिया ये 3:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो आप किसी भी पोर्शन का एरिया अगर पूछोगे तो यस आई कैन टेल यू, मैं बता सकता हूँ। जैसे इस पोर्शन का एरिया पूछते हो तो मैं कहूँगा अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को देखूंगा, 1/3 एरिया तो ऑलरेडी था। अब अगर आप कहोगे कि भाई ट्राइंगल BFN3 का एरिया क्या है, तो मैं कहूँगा कि इसका बेस 3 है, बेस 3:1, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये जो एरिया अगर आप कैलकुलेट करने यहाँ पर गए तो ये बनेगा 3/7 टाइम्स एरिया किसका, ट्राइंगल BAE का एरिया। क्लियर, समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट। या फिर इवन आप चाहते कि भाई मेरे को इसका एरिया निकालना है, केवल इतना एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का एरिया चाहिए, ठीक है, वो भी निकल जाता। वो कितना होता आपका, वो आपका हो जाता सिंपली 6/7, क्योंकि बेस हम 336 ले रहे हैं, इनटू ट्राइंगल BAE, ये भी बन जाता। अब ट्राइंगल BAE की वैल्यू रख दो जरा, 6/7 इंटू 1/3 ट्राइंगल ABC, क्या ये आपका 2/7 ट्राइंगल ABC बना, यस। तो मैंने जो एरिया आपके सामने प्लॉट करके दिखाया है वो ट्राइंगल का एरिया कितना बना आपका, 2/7 ट्राइंगल ABC का एरिया, वो वाला पोर्शन छोड़ दिया मैंने। अब जरा एक बात ये बताओ कि सिमिलरली इसमें अगर मैं यही काम इसके साथ करूं, यही काम मैं इसके साथ करूं कि ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी काउंट हो गया, ये वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा, अगर आप इसका पोर्शन निकालोगे तो ये भी इतना ही आएगा, 2/7 ट्राइंगल ABC। सेम प्रोसेस करके देख लो, यही मिलेगा आपको।
क्योंकि पूरा एरिया अगर निकालने जाओगे तो आप फिर से कहोगे कि चूंकि यहाँ 1/3 साइड लिया है तो ये ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होगा। फिर आप कहोगे 6 काउंट कर रहे हो तो 6/7 बनेगा। ABC में कन्वर्ट करोगे तो 2/7 ABC बनेगा। फिर देखिए क्या है, अब मैं एक पोर्शन जो बाकी बचा उसको देख रहा हूँ, ये वाला देखो ग्रीन पोर्शन, ये जो ग्रीन पोर्शन है ना सर, ये भी वही देगा आपको 2/7 ट्राइंगल ABC। अब पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है ट्राइंगल ABC का, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों जोन माइनस करूँगा, रेड ब्लू ग्रीन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट नाउ इसकी पूरे ट्राइंगल ABC का जो एरिया है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ रेड ब्लू ग्रीन, जो बराबर हैं आपस में। और अगर ये बराबर हैं तो 2/7 कितना माइनस होगा, 6/7 ट्राइंगल ABC माइनस हो जाएगा। 6/7 ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल ABC में से माइनस हो रहा है तो जो N1 N2 N3 इसका एरिया आ जाएगा और वो हो जाएगा आपका 1/7 ट्राइंगल ABC। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट वेरी इजी, सिंपल। वही बेस रेशियो में एरिया डिवाइड हो जाता है सेम वर्टेक्स पे, उसी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन आपका ओरली आसानी से निकल गया कि 1/7 ट्राइंगल ABC आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। थैंक यू।